सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 391 को। और गाइस, पिछले 2 दिनों से मैंने इस हफ्ते की वीडियोस नहीं डाली, तो उसके लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन यार, इस सब में मेरी भी कोई गलती नहीं है। उसी टाइम में यार बीच में एक एग्जाम आ गया, जिसकी वजह से मुझे आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। बाकी आप लोग फिर समझ ही सकते हैं कि वीडियो क्या ही आ पाती। लेकिन भाई लोग, कोई नहीं, अब मैंने वीडियो बना ही दी है, तो आप लोग देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर उसे देख लीजिए। फिलहाल जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ज़ू फेन यूनहाई से कहता है कि यूनहाई, अब टाइम आ गया है एक क्लैन लीडर होने के नाते तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी एक आर्मी होनी चाहिए, ताकि तुम अपने उस आर्मी से कह करके वो सब कुछ पा सको जो भी कुछ तुम पाना चाहो। तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक टीम तैयार की है, और वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी उस टीम से मिलाऊं। इतना कहकर के ज़ू फेन यूनहाई को लेकर के एक केव की ओर अंदर जाता है, जो कि वही केव होती है जहाँ पे कि ज़ू फेन ने स्प्रिट पपेट्स की आर्मी को गाड़ा हुआ होता है। ज़ू फेन यूनहाई और बाकी के टाइगर्स को लेकर के उस केव के अंदर आया होता है, पे कि ज़ू फेन ने सारे मरे हुए लोगों की लाशों को गड्ढों में दफनाया हुआ होता है। अब इधर ज़ू फेन उन सभी लोगों को वहाँ पे लाने के बाद और उस जगह को उन लोगों को दिखाने के बाद उनसे कहता है कि लो, ये रही तुम्हारी आर्मी। वो कहता है कि मैंने इन सभी लोगों को ग्राउंड के अंदर दबाया हुआ था। ग्राउंड के अंदर ये लोग अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे। इतनी सारी अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की वजह से अब ये सभी लोग पूरी तरीके से रेडी हो गए हैं। लेकिन आखिर ये लोग अभी तक ग्राउंड के अंदर नीचे क्यों छुप रहे हैं? इतना कहते ही ज़ू फेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है, कहता है कि जागो और बाहर निकलो। अब इधर ज़ू फेन के इतना कहते ही वहाँ पे नीचे की जमीन जोरों से हिलने लगती है। तो देख करके यूनाई और बाकी के सारे टाइगर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और तभी जमीन के अंदर से एक एक करके कई सारे हाथ बाहर निकलने लगते हैं, और वो सभी मरे हुए लोग जाग जाते हैं और ज़ू फेन के स्प्रिट पपेट्स बन करके बाहर निकलने लगते हैं, जो कि दिखने में भी एकदम ज़ॉम्बीज की तरह ही लग रहे होते हैं। तो अब जैसे ही वो सभी ज़ॉम्बीज गड्ढों के अंदर से बाहर निकलते हैं, उन सभी ज़ॉम्बीज को उन गड्ढों के अंदर से निकलता हुआ देख करके यूनहाई और बाकी के सभी टाइगर्स भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। तभी वो टाइगर्स कहते हैं कि ये क्या, यहाँ पे ये सारी लाशें कहाँ से आ गई? क्या ये सारे के सारे हजारों साल पुराने ज़ॉम्बीज हैं, जो कि आज इन गड्ढों के अंदर से बाहर निकल रही हैं? तो तभी उन सभी लोगों को देख करके डोबोलिन भी हैरान होते हुए कहता है कि ये क्या, यहाँ पे तो 5000 रेड इन स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, और इसके अलावा पूरे 30,000 प्रोफाउंड ह्यूमन स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं, और बाकी के सभी बचे हुए बोन टेम्परिंग स्टेज के एक्सपर्ट्स हैं। यानी कि ये सारे के सारे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आर्मी बन सकते हैं। तो उधर वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज बाहर निकलने के बाद ज़ू फेन और उन सभी लोगों के सामने खड़े होते हैं और उन लोगों को ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अब बात भी कर सकते हैं। तो वो यूनहाई को क्लैन हेड और ज़ू फेन को स्टीवर्ट ज़ू कह करके उसको ग्रीटिंग्स पेश करते हैं। अभी ज़ू फेन भी यूनहाई से कहता है कि यूनहाई, ये सभी के सभी लोग आज से तुम्हारे डिसाइपल्स हैं, और तुम इन लोगों के जनरल हो, तुम इन्हें अच्छे से सिखाओगे। मैंने इन सभी लोगों को वॉर पपेट्स में चेंज कर दिया है। ये सभी लोग डेड बॉडीज थी, लेकिन मैंने हमारी ल्यू क्लैन के वो सभी बच्चे जिनकी की बॉडीज पूरी तरीके से बेकार हो चुकी थी, तो मैंने उन सभी बच्चों की डिवाइन सेंस को इन बॉडीज के अंदर डाल दिया है। इसलिए मैं अब चाहता हूँ कि तुम इन सभी लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन करो, इन सभी लोगों को अपनी आर्मीज की फॉर्मेशंस सिखाओ। एक बार जब ये सभी लोग आर्मी की फॉर्मेशंस को सीख लेंगे, तो तुम्हारी ये आर्मी बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगी, और इस तरह तुम लोग क्वान रॉन्ग की आर्मी को बड़ी आसानी से हरा पाओगे। इस तरह हम लोग अपनी प्लानिंग्स में और आगे बढ़ पाएंगे। तो अब इधर ज़ू फेन के इतना कहने के साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें अंडरग्राउंड जेल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग को कैद किया गया है। तो अब इधर जहाँ पे कि जूजी चैंगफेंग को कैद किया गया है, वो जगह वहाँ से और भी ज्यादा गहराई में होती है। इसके साथ हमें उस कालकोठरी को भी दिखाया जाता है, जहाँ पे कि प्राइम मिनिस्टर जूजी कैद हैं। तो अब हमें प्राइम मिनिस्टर जूजी को भी दिखाया जाता है, वो अपनी आंखें खोल करके सामने की ओर देखते हैं, जहाँ से कि एम्पर उस कालकोठरी के अंदर सीधे उतरते हुए उनकी ओर ही आ रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग से मिलने के लिए, जिन्हें की बेड़ियों में जकड़ करके रख रखा होता है। तो अब इधर एम्पर प्राइम मिनिस्टर जूजी के सामने आता है और उन्हें इस तरह देख करके हंसते हुए कहता है, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? कि अब बाकी की सारी जिंदगी तुम अपने इस नए घर में ही रहने वाले हो। अब इधर ये सुन
प्राइम मिनिस्टर सूजी भी कहते हैं योर मैजेस्टी, आपका बेहद बेहद शुक्रिया जो कि आप यहाँ पे मेरी हालत देखने के लिए आए। मैं अपने इस नए घर में बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा मजे में हूँ, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से आपके साथ था और तब से मैं आपके साथ रह करके गवर्नमेंट के काफी सारे कामों को निपटा रहा था। मैं इस टियानियो एम्पायर में जो कुछ भी गड़बड़ हुआ करती थी उस सब को निपटाने में ही लगा रहा करता था। लेकिन इस सब से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था और थक गया था, इसलिए मुझे वाकई में एक छुट्टी की सख्त जरूरत थी। और ये जगह मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे मेरे अलावा और कोई नहीं है और मैं यहाँ पे आराम से बैठ करके आराम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे आराम से मन की शांति मिल रही है। तो तभी ये सुन एम्परर भी उनसे कहते हैं कि वाकई में तुम हमेशा काफी ज्यादा पॉजिटिव सोचते हो, इसी वजह से तो तुम मुझे हमेशा से बहुत ज्यादा पसंद हो। तुम यहाँ पे अपना सब कुछ हार चुके हो, लेकिन हारने के बावजूद भी तुम अपनी इस कैद की लाइफ को भी एंजॉय कर रहे हो। तो तभी सूजी चंगफिंग भी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ मैं हार गया, लेकिन हार गया तो हार गया, अब इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हारने के बाद मैं यहाँ पे शोर मचाने लगूं और मेरे शोर से यहाँ पे कुछ बदल जाए। कुछ भी तो नहीं बदलेगा, तो इससे तो बढ़िया है कि मुझे जो ये नई लाइफ मिली है मैं इसको पूरी तरीके से एंजॉय करूं, क्योंकि मैं यहाँ पे कैद में हूँ और हमेशा कैद में ही रहने वाला हूँ। इतना कहने के बाद फिर सूजी चंगफिंग एम्पायर की ओर घूर करके देखते हैं और उससे कहते हैं कि एम्पायर क्या वो आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? कहीं आप यहाँ पे मुझसे मेरा ये नया घर भी तो छीनने के लिए नहीं आए हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे काफी ज्यादा मजे में हूँ। तो एम्पायर उससे कहते हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारे पास तुमसे तुम्हारा ये नया घर छीनने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें भी ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम्हारा मरना तो यहाँ पे तय है, कि मैं तुम्हारे जैसे एक इतने खतरनाक इंसान को यहाँ पे अपने बच्चों के पास तो छोड़ करके जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे ही यहाँ पे एम्पायर बनने वाले हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा समझदार नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे जैसे एक इंसान को उनके लिए जिंदा नहीं छोड़ सकता। लेकिन अभी तुम्हारी मौत का वक्त नहीं आया, पर मैं तुम्हें जरूर अपने हाथों से ही मारूंगा। आगे एम्पायर उससे कहते हैं कि हम दोनों काफी वक्त से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, हमें तकरीबन एक सेंचुरी होने वाली है। सभी लोग तो हमें एक दूसरे का दोस्त भी कहते हैं, उन सभी तक को तो ये तक नहीं पता कि हम दोनों दोस्त तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए जब मैं मरने वाला हूँ तो मैं अपने मरने से कुछ सेकंड पहले तुम्हें मरवाऊंगा ताकि तुम मेरे साथ ही मरो, क्योंकि अगर तुम इतनी जल्दी मर जाते हो तो तुम्हारे मरने के बाद मैं बहुत ज्यादा अकेला रह जाऊंगा। मैं मरने के बाद भी तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ। हम दोनों मरने के बाद भी वहाँ पे एक दूसरे के साथ दिमागी खेल खेला करेंगे। तो अब एम्पायर की ये सारी बातें सुन करके प्राइम मिनिस्टर सूजी भी वहाँ पे हंसने लगते हैं, कहते हैं कि योर मैजेस्टी क्या वाकई में मैं आपका दोस्त हूँ? क्योंकि मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि आप मेरे दोस्त हैं, क्योंकि हम दोनों ये बातें अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों एक सेंचुरी से एक दूसरे के साथ हैं और उन सेंचुरीज में हम दोनों ने ही एक दूसरे के पीठ पीछे से एक दूसरे के ऊपर वार करने की कोशिश की है। तो हम लोग इस चीज को फ्रेंडशिप तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, जब मैं बहुत ज्यादा यंग था उस वक्त मैंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आपको ज्वाइन किया था। उस समय मुझे लगा कि आप मेरे दोस्त बन गए हैं, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ने लगी मुझे इन सारी चीजों का पता चलता गया। मुझे पता चला कि एक एम्पायर का कभी भी कोई भी दोस्त नहीं होता, क्योंकि एक एम्पायर हमेशा एक सीधे रास्ते के ऊपर चलता है। एक एम्पायर को अपने बाद अपने वंशजों के लिए रास्ते को क्लियर करना होता है, कि वो कभी भी अपने लिए अपना कोई दोस्त नहीं बना सकता है, स्पेशली तौर पे तो अपने कोर्ट के मेंबर्स को तो बिल्कुल भी नहीं। अदर एम्पायर भी प्राइम मिनिस्टर जूजी की बात सुनने के बाद कहता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। एक एम्पायर के लिए जिस जमीन के ऊपर वो राज कर रहा है, वो जमीन ही उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो मुझे बताओ कि आखिर वो अपने कमांडर्स के साथ दोस्ती कैसे कर सकता है, क्योंकि उसे अपनी जमीन को बचाने के लिए कभी भी अपने कमांडर्स का सैक्रिफाइस देना पड़ सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल गलत नहीं है। जब हम लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया, मैंने तुम्हें अपने दोस्त बिल्कुल अपने वंशजों की तरह ही ट्रीट किया। तो तभी प्राइम मिनिस्टर जी भी कहते हैं कि लेकिन फाइनली तुमसे रहा नहीं गया, तुमने तुरंत यहाँ पे मेरा भी पत्ता साफ करने की कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर जूजी साथ ही उनसे ये भी कहते हैं कि मुझे यहाँ पे आज हमारे पुराने प्राइम मिनिस्टर यांग भी याद आ रहे हैं। जिस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं हुआ करता था उस वक्त मैं एक छोटा सा ऑफिशियल हुआ करता था, और इस वक्त मैं प्राइम मिनिस्टर बना हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से और मास्टर यांग की वजह से। मास्टर यांग, प्राइम मिनिस्टर यांग के मरने के बाद मुझे नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। हालांकि प्राइम मिनिस्टर यांग के मरने में भी तुम्हारा ही हाथ था। तुमने मुझसे कहा था कि वो गद्दार है, वो हमारे कोर्ट के खिलाफ जा रहा है, इसी वजह से तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा साथ दूं उसे तुम्हारे रास्ते के ऊपर से हटाने में। तुमने मुझसे कहा था कि मैं अगर इस टियानियो एम्पायर का नया प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ तो ये चीज हमारे टियानियो एम्पायर के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और उस वक्त मुझे तुम्हारी बातों के ऊपर भरोसा आ गया, इसलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर यांग के साथ ये सब किया। मैंने तुम्हारे साथ मिलकर के उनके खिलाफ प्लानिंग्स बनाई, और तुमने जो
जो सबूत उसके खिलाफ दिए थे उन सबूतों की वजह से हमने उसे गद्दार भी साबित कर दिया। लेकिन जब मैं उसे पकड़ने के लिए उसके घर पहुंचा, उसके हाथ में एक तलवार थी और उसने मरने से पहले जो लफ्ज मुझसे कहे थे, उसने मरते हुए मुझसे कहा था कि एम्परर से होशियार रहना। साथ ही उसने इतना कहते ही अपना गला काट दिया। उस वक्त तो मुझे लगा कि ये गद्दार है जो कि हमारे एम्परर के खिलाफ बात कर रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी इस बात को इग्नोर किया जाए। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, तकरीबन 10 साल बाद फिर से वही ऐसी ही सेम सिचुएशन फिर से बाहर आई। हमारे ही कोर्ट में एक और वैसा ही एक लॉयल ऑफिशियल था कि तुमने फिर उसके बारे में भी वही कहा, ये भी एक गद्दार है। और तुमने फिर से मुझसे वही मदद मांगी कि मैं उसे तुम्हारे रास्ते पे से हटाने के लिए तुम्हारी मदद करूं। मैंने उस वक्त भी तुम्हारे साथ मिलकर के उसके लिए स्कीम्स बनाई थी। उस वक्त मुझे ये तो समझ में आ गया कि तुम ये सब सिर्फ और सिर्फ जानबूझ करके ही करवाते हो, लेकिन फिर भी मैंने वहाँ पे खामोश रहने के बारे में ही सोचा। मैं खामोश रहा, मैंने ये बात भी लोगों तक नहीं बताई तुम यहाँ पे अपने रास्ते पे सामने आने वाले को हटवा रहे हो, क्योंकि मुझे ये पता था कि उस वक्त अगर मैं भी तुम्हारे खिलाफ वहाँ पे कुछ भी बोलता तो तुम मुझे भी वहाँ पे अपने रास्ते से हटवा देते। तो गाइस अब फिलहाल प्राइम मिनिस्टर जी के इतना कहने के साथ ही मैं फिलहाल ये वाले एपिसोड को यहाँ पे खत्म करता हूँ। इसकी आगे की स्टोरी अब हम लोग इसके अगले एपिसोड में कवर करेंगे। फिलहाल वीडियो पसंद नहीं हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और इस चैनल पर नए हो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।